हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? एकदम बढ़िया, एकदम मजेदार। तो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर कॉलेज में, जो कि पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल का। सो जैसा कि आपको पता है, इन लास्ट लेक्चर वी हैव स्टार्टेड, लाइक हम लोग ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई। हम लोग ने एटम वाला पार्ट पहले स्टार्ट किया है और हम लोग ने लास्ट लेक्चर में रेडियस की बात कर ली थी। ओके, सारा रेडियस का फॉर्मूला हम लोग ने डिस्कस कर लिया था। लाइक रेडियस इज ऑलवेज इक्वल्स टू हेन स्क्वायर। वहां पे h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट, तुम्हारा एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, n इज नथिंग बट योर नंबर ऑफ शेल, कितने शेल पे है, डिवाइड बाय z ई स्क्वायर पाई me। me इज द मास ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। यस और नो? हम लोग ने रेडियस का फॉर्मूला देखा, हम लोग ने वेलोसिटी का फॉर्मूला देखा, हम लोग ने एनर्जीज का फॉर्मूला देख लिया। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का सारा वैल्यू ऐड करके हमको 13.6 देखा था। हम लोग ने सारे शेल का देख लिया था भाई, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड, ऐसे जितना एनर्जी लेवल तुम लोग ढूंढना चाहो निकाल सकते हो। खाली z के जगह, n के जगह 1 2 3 पुट करते जाओ। यस और नो? फिर हम लोगों ने देखा था भाई, दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर बाइंडिंग एनर्जी। मतलब अगर किसी भी एटम से उस इलेक्ट्रॉन को आजाद करना है तो इसका प्लस अमाउंट तुमको देना पड़ेगा, दैट इज नथिंग बट अ बाइंडिंग एनर्जी। यस और नो? आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेडबर्ग इक्वेशन। हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, जो कि हम लोग लास्ट लेक्चर में नहीं किया था। लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल और डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन आज हम लोग देखेंगे। मतलब इन शॉर्ट आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम खत्म कर देंगे, न्यूक्लिया नहीं। न्यूक्लिया हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, बट स्ट्रक्चर ऑफ एटम आज हम लोग का खत्म हो जाएगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद रेडबर्ग इक्वेशन। तो कहीं ना कहीं हम लोग ने एक चीज देख लिया कि भाई जब कभी भी किसी ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो कितने एनर्जी से घूम रहा है वो अपने को पता है। यस और नो? तो एनर्जी ऑफ द शेल बोल लो या फिर एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बोल लो, तो कितना एनर्जी रहेगा उसके पास? दैट इज ई एन इज इक्वल्स टू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। हाँ है ना? इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी उसके पास रहने वाला है। यहां पे है हमारे पास, ये ईवी में है। किस में है एनर्जी? याद रखना, ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ये एनर्जी तुम्हारा जूल में नहीं है। अगेन आई एम सेइंग, चलो ये कन्वर्ट करके आया। ओके, बट अगर पूरा वैल्यू इसका देखने जाए तो पूरा वैल्यू क्या था इसका? याद कर लेना, मैंने तुमको कुछ ट्रिक बताया था, अगर तुमको याद होगा तो। यहां पे देखो ध्यान से, अगर हम देखने जाएं तो यहां पे देखो हेन लिखा हुआ है नीचे, h, इसको e पढ़ो, इसको n पढ़ो, तो ये पूरा हेन हो जाएगा तुम्हारा। यस और नो? तो हेन का कहानी आ जाएगा। अगर हम लोग देखने जाए तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 8 आएगा, मैंने लग रहा है गलती किया है, यहाँ पे 8 आएगा। हाँ, बिकॉज 8 और 4 जब माइनस करेंगे तो वो 8 आएगा। करेक्ट कर लेना। ओके, नीचे देखो हेन है तो नीचे हम लोग लिख सकते हैं तुम्हारा 8 हेन, तो h का स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, n का स्क्वायर, ऐसे तुम याद कर सकते हो। ऊपर हो जाएगा z, तो z का स्क्वायर, तो z का स्क्वायर, और z बोले तो डबल ई ना, तो डबल ई का स्क्वायर करोगे तो e⁴ हो जाएगा। देखो ध्यान से, मैं इसलिए याद करा रहा हूं क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ लिया जाता है एमसीक्यू में। नीचे तो हेन स्क्वायर हो गया, ऊपर z स्क्वायर, z बोले z डबल ई का स्क्वायर, तो z डबल ई का स्क्वायर करोगे तो z स्क्वायर, और 2 ई है तो 2 ई का स्क्वायर करोगे, दैट इज e⁴ इंटू क्या है? me, तो इंटू क्या हो जाएगा? me, तो यहां पे आ जाएगा me। इसको तुम ऐसे याद कर सकते हो, me बोले तो वो मल्टीप्लाई नहीं है, me बोले तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसको ऐसे याद करो, ze का स्क्वायर, तो z स्क्वायर, तो z का स्क्वायर करोगे तो z का स्क्वायर, e का स्क्वायर, e का स्क्वायर, e का स्क्वायर स्क्वायर, दैट बिकम 4। यस और नो? चलो, अब ये एक शेल की एनर्जी है। ओके, अब मान लो कि अगर इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल पे जंप कर रहा है, लेट्स से इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग फ्रॉम m टू n शेल। ओके, कंसीडर इलेक्ट्रॉन is jumping from, electron is or transition from m to n, okay, where m should be greater than n। तो m में उसके पास कितनी एनर्जी होगी? व्हाट इज एनर्जी ऑफ m? m में उसके पास एनर्जी होगी दैट इज ze का स्क्वायर, ze⁴, तो z स्क्वायर e⁴ मास ऑफ e डिवाइड बाय 8 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा m स्क्वायर। सिर्फ हम लोग ने उस शेल का नाम m दिया है तो यहां पे m स्क्वायर हो गया।
व्हाट इज फॉर En? En का अगर हम लोग वैल्यू देखने जाए तो En का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस है, हाँ बाहर बाहर माइनस है ऑलरेडी, माइनस ZE², E का रेज टू 4 मास ऑफ E डिवाइड बाय 8H एप्सिलॉन नॉट N का स्क्वायर, हाँ है ना, बराबर। अब मुझे पता है, अगर तुमको याद होगा थर्ड लॉ या फिर थर्ड पोस्टुलेट्स, अगर तुमको बोर का याद होगा, यहां पे मैंने लिखा है ऑलरेडी, बताता हूं तुमको। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन कैन मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट बाय लूजिंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब उनको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालना पड़ेगा, तो वो जो एनर्जी निकलती है वो इन द फॉर्म ऑफ फोटोन निकलती है। ओके, तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो एनर्जी निकली है, ओके, टू टेक ट्रांजिशन फ्रॉम वन शेल टू another shell, electron has to lose some amount of energy in the form of photon. और अगर तुमको याद होगा तो उस फोटोन की एनर्जी कहीं ना कहीं हमने पढ़ी है इसके पहले वाले चैप्टर में, दैट इज ड्यूअल नेचर में हम लोग ने पढ़ा था ना, E इज इक्वल्स टू एच न्यू, फोटोन की एनर्जी। तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं कि भाई एच न्यू बराबर हो जाएगा इन दोनों एनर्जी के डिफरेंस से, दैट इज EM माइनस EN, है ना। कहीं ना कहीं भाई इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है जितना, मतलब मान लो कि ये M शेल पे है और उसको जाना N शेल पे है, ओके, तो अगर उसको M से N जाना है तो जैसे ही वो M से N जाएगा तो भाई उसको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट करना पड़ेगा, और वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट करेगा वो फोटोन के, दैट इज H न्यू के टर्म में एमिट करेगा, या सोनो। जब वो M से N जाएगा तो वो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट करेगा, क्योंकि उसको एमिट एनर्जी लूज करना पड़ेगा, या सोनो। तो जब वो एनर्जी लूज करेगा तो कहीं ना कहीं भाई वो N पे जाएगा, मतलब उसको जो एनर्जी लूज करेगा वो किस फॉर्म में करेगा, दैट इज H न्यू। तो हम लोग बोल सकते हैं EM माइनस EN इज नथिंग बट योर H न्यू, यस और नो। बात समझा कि नहीं समझा? चलो इस चीज को थोड़ा सा साइड में कर दो, ये चीज चाहिए तो मैं हटा देता हूं, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है नीचे, तो ऊपर कर देते हैं। चलो अब व्हाट इज EM का एनर्जी, भाई EM ये न्यू कैन बी रिटन एज C बाय लैम्बडा, मेरे को पता है ना, फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट वेलोसिटी डिवाइड बाय वेवलेंथ। व्हाट इज EM? EM इज नथिंग बट योर दिस वैल्यू, दैट इज, अब दोनों में देखो ऑलमोस्ट सारा चीज सेम है, तो सारा चीज कॉमन ले लो, क्या बचेगा यहाँ पे, Z E का रेज टू 4 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 8H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, सारा चीज कॉमन है, खाली अंदर क्या बचेगा, -1/m स्क्वायर माइनस ऑफ -1/n स्क्वायर, हाँ या ना, यही बचेगा। इसको थोड़ा सा अगर रीअरेंज करें तो ये n वाला प्लस हो जाएगा, तो n वाले को बाद में लिख दो, तो देयरफॉर क्या मिलेगा, देयरफॉर HC बाय लैम्बडा, तो ये C बाय लैम्बडा को भी इस तरफ लेके आ जाओ, यहां पे क्या बचेगा, Z स्क्वायर E रेज टू 4 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय तुम्हारा 8H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, यहां पे देखो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसको पहले लिख देते, दैट इज 1/n स्क्वायर माइनस 1/m स्क्वायर, है ना। ये H को नीचे ला दूंगा तो दैट बिकम H क्यूब, तो यहां से H को उठा के नीचे लेके आ जाओ, ये हो गया मेरा H क्यूब, और यहां पे C मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर है ना, और ये हो जाएगा 1/लैम्बडा। तो अब ये जो चीज दिख रहा है ना यहाँ पे देखो, E रेज टू 4 ME 8H एप्सिलॉन नॉट C, ये सारा का सारा कांस्टेंट है ना। अब ये कांस्टेंट का एक सिंगल वैल्यू दे देते हैं, हियर E रेज टू 4 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 8H क्यूब
एप्सिलॉन नॉट इंटू सी, इसको एक सिंगल वैल्यू देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं आर एच, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आर एच, वेयर आर एच इज कॉल्ड एज रेडबर्ग्स कांस्टेंट। आर एच को क्या बोला जाता है? आर एच को बोला जाता है रेडबर्ग कांस्टेंट। और इसका वैल्यू अगर हम देखने जाएं तो इसका वैल्यू लगभग, अगर तुम सॉल्व करोगे, सॉल्व करके इसका जो वैल्यू आएगा वो कहीं ना कहीं 1.09 समथिंग के आसपास आएगा, एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता। 1.097 इंटू 10⁻⁷, तो 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, क्योंकि इस तरफ लैम्बडा इनवर्स में है ना, तो मीटर इनवर्स इसका वैल्यू आता है, या फिर पर मीटर बोल लो। ये रेडबर्ग्स कांस्टेंट है, तो अगर ये यहां पे मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मेरे को 1/λ क्या मिलेगा? 1/λ मिलेगा। सारा वैल्यू मैंने हटा दिया, खाली क्या बचा यहां पे? आर एच जेड स्क्वायर इन ब्रैकेट 1/n² माइनस 1/m²। ये सुनो बराबर, हाँ है ना। अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं जनरली, जो कि बोर ने जो भी चीजें की है वो हाइड्रोजन के लिए किया है। एक्चुअली ये एक तरह का ड्रॉबैक्स भी है कि उन्होंने बाकी और कोई एलिमेंट के लिए ये चीज प्रूफ नहीं कर पाई, ये सिर्फ प्रूफ हुआ हाइड्रोजन के लिए। तो अगर हम लोग बात करें फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन टी नहीं आता उसमें, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के लिए Z1 हो जाएगा, तो 1 पुट करूं तो 1/λ किसके बराबर आएगा? दैट इज आर एच इन ब्रैकेट 1/n² माइनस 1/m²। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक शेल से, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में ट्रांजिट कर रहा है, तो वहां पे जो एनर्जी निकलेगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में निकलेगी, फोटोन के फॉर्म में निकलेगी, और उसका जो वेवलेंथ रहेगा वो यहां से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। ओके, और यही कहानी तुमको कहीं ना कहीं रिलेट होगी एटॉमिक स्पेक्ट्रम के टाइम, जब हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। तो क्लियर बात समझ में आ गई? एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज योर रेडबर्ग इक्वेशन, तो हम लोग इसको रेडबर्ग इक्वेशन भी बोलते हैं। ओके, क्लियर? समझा क्या किया भाई? सबसे पहले m में कितनी एनर्जी होती है, n में कितनी एनर्जी होती है। अब अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ, भाई थर्ड लॉ के हिसाब से उनको अगर ट्रांजिशन करना है तो उसको एनर्जी लूज करना पड़ेगा। अब वो जो एनर्जी लूज करेगा वो इन द फॉर्म ऑफ फोटोन करेगा, यस और नो, एंड दैट फोटोन की एनर्जी इज नथिंग बट एच न्यू। तो एच न्यू हम लोग ने पढ़ा है ये डुअल नेचर में, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। न्यू के जगह c/λ रखा, HC यहां डाला, सारा जो भी कांस्टेंट वैल्यू था उसको एक सिंगल नाम दिया, दैट नेम इज रेडबर्ग कांस्टेंट। उसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इतना इक्वल होता है। ओके, क्लियर बात में आ गई? चलो नेक्स्ट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रम। अब ये बहुत सही चीज हुई। ओके, अब व्हाट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रम? तो जनरली अगर हम लोग देखने जाएं तो तुम्हारा जो व्हाइट लाइट है, जिसको हम लोग पॉलीक्रोमैटिक लाइट बोलते हैं, अगर मैं उस पॉलीक्रोमैटिक लाइट को प्रिज्म में रखूं तो क्या होगा? जब वो प्रिज्म के थ्रू जाएगा तो वो डिस्पर्स होगा, उसके अंदर 7 कलर प्रेजेंट होंगे। ओके, दैट इज योर विबग्योर, all 7 color will present in that spectrum, yes or no, that is called as your light spectrum या फिर white light spectrum जिसको हम लोग बोलते हैं, yes or no। ऐसा हुआ, बट हाइड्रोजन गैस के साथ ऐसा नहीं हुआ। हाइड्रोजन गैस के साथ ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ? मान लो यहां पे मैंने एक चेंबर है, यहां पे H2 गैस है, हाइड्रोजन गैस है। अब यहां पे मैंने क्या किया? इसको हीट किया। ओके, हीट, अब जनरली इसको गैस को हम लोग तवे पे तो रख के हीट कर नहीं सकते, बाटले पे रख के तुम्हारे हीट नहीं। इसके अंदर से क्या पास कराया जाता है? इसके अंदर से पास कराया जाता है इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो इसको हीट किया बाय पासिंग, इसको हीट किया, कैसे हीट किया? बाय पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी, बाय पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी। अब जब इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कराया तो ऑब्वियसली ये कुछ वेव को एमिट करेगा, या सन कुछ अमाउंट ऑफ वेव को क्या करेगा? ये एमिट करेगा। तो इसने क्या किया? कुछ अमाउंट ऑफ वेव को ये एमिट किया। ओके, और जब वो अमाउंट ऑफ वेव इसमें से एमिट हुए, मान लो ये इसके वेव हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ऑब्वियसली गर्म है तो कुछ अमाउंट ऑफ वेव को क्या करेगा? एमिट करेगा बिकॉज ऑफ रेडिएशन। जब इस वेव को प्रिज्म में से पास कराएगा, कहां से पास कराएगा? ये प्रिज्म है, दिस इज प्रिज्म। ओके,
ओके, जब प्रिज्म में से पास कराया गया तो यहां पे नोटिस करा, यहां पे स्क्रीन लगा है, दिस स्क्रीन, और यहां पे क्या दिखा कि भाई जो यहां पे वेवलेंथ मिल रहे थे ना वो बहुत डिस्क्रीट पैटर्न के मिल रहे थे। ओके, ऐसा नहीं है कि विबग्योर पूरा मिला, ना ना ना, यहां पे कुछ अमाउंट ऑफ वेवलेंथ गायब थे और कुछ वेवलेंथ ही प्रेजेंट थे, मतलब कुछ कलर ही प्रेजेंट था। जैसे अगर हम लोग देखने जाए तो रेड प्रेजेंट था, तुम्हारा वॉयलेट प्रेजेंट था, ग्रीन प्रेजेंट था, ऑरेंज प्रेजेंट था, कुछ यूवी रेज में भी प्रेजेंट थे, कुछ इंफ्रारेड में भी प्रेजेंट थे। ऐसा नहीं है सिर्फ विजिबल में प्रेजेंट है, ऐसा नहीं है, बट बीच बीच में से कुछ वेवलेंथ गायब थे। जैसे येलो नहीं है इसके अंदर भाई, विबग्योर अगर तुम देखने जाओ तो विबग्योर पूरा का पूरा उसमें येलो भी होता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, यस और नो, ओके, येलो, ऑरेंज, रेड, सारा चीज होता है उसके अंदर। बट यहां पे क्या हो रहा था कि भाई ये जो H2 गैस है, ये H2 गैस जब हीट किया गया, किससे किससे हीट किया गया, बाय पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी, और यहां से जो वेव निकल रहा था, जब उस वेव को एक प्रिज्म में से पास कराया तो यहां पे कुछ कलर मिल रहे थे। ओके, कुछ कलर मिल रहे थे, जैसे तुम्हारा रेड कलर मिल रहा था, तुमको पिंक कलर मिल रहा था, तुमको यहां पे तुम्हारा ब्लू कलर मिल रहा था, तुमको यहां पे तुम्हारा ग्रीन कलर मिल रहा था, बट कुछ कलर गायब थे, जैसे येलो गायब था। ओके, जैसे तुम्हारा इंडिगो गायब था, मतलब जो भी कलर है, मतलब डिस्क्रीट कलर मिल रहे थे। ओके, डिस्क्रीट वैल्यू मिल रहा था, ऐसा कंटिन्यूअस वैल्यू नहीं मिल रहा था, मतलब पहले कोई पैटर्न नहीं था इसके अंदर, मतलब 410 नैनोमीटर का वेवलेंथ प्रेजेंट था, फिर 411 एब्सेंट, 412 एब्सेंट, फिर डायरेक्टली 434 का प्रेजेंट था, 434 का वेवलेंथ प्रेजेंट था, 434 नैनोमीटर, फिर 434 के बाद 35 गायब, 36 गायब, 37 गायब, ऐसे करते करते डायरेक्टली 486 का प्रेजेंट हो गया, दैट इज ग्रीन। ओके, तो ऐसे कुछ कंटिन्यूअस वैल्यू नहीं दिख रहा था कि भाई इनके इनके बीच में डिफरेंस अगर 10 का है तो इनके इनके बीच में भी डिफरेंस 10 का होगा, ना ना ना, वो अलग ही कुछ डिफरेंस है, मतलब एक रैंडम वैल्यू दिख रहा था। क्या दिख रहा था? एक रैंडम वैल्यू दिख रहा था। ओके, और इसी रैंडम वैल्यू को हम लोग ने क्या बोला? एटॉमिक स्पेक्ट्रम, मतलब हर एक गैस के लिए अपना खुद का एक एटॉमिक स्पेक्ट्रम था। जैसे हम लोग ने ये देखा था ये हाइड्रोजन के लिए, ऐसे हीलियम का अपना खुद का एटॉमिक स्पेक्ट्रम होगा, अपना खुद का अगर हम देखने जाए तो नाइट्रोजन का ऐसा खुद का अपना एटॉमिक स्पेक्ट्रम होगा। ओके, इसको ही नाम दिया गया एटॉमिक स्पेक्ट्रम, या फिर बहुत लोग उसको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। ओके, क्योंकि ये वाला लाइन प्रेजेंट है ना, जिस वेव का लेंथ का लाइन प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइन स्पेक्ट्रम। इसको लाइन स्पेक्ट्रम भी बोला गया। क्लियर? बात समझ आ रहा है? ओके, तो व्हाट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रम? तो when hydrogen when hydrogen gas is heated by passing electricity through it, okay, it emit electromagnetic wave, ओके, उसने क्या किया? एमिट किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विच इज passes through prism, shows, okay, which is passes through prism, which shows डिफरेंट और रैंडम, डिफरेंट की जगह रैंडम लिखते हैं, रैंडम लाइन स्पेक्ट्रम, which is called as atomic spectrum. Which is called as atomic spectrum. क्लियर? बात समझ में आ गई? ओके, इसको ही बोला गया ये है भाई एटॉमिक स्पेक्ट्रम, है ना? ओके, अब अलग अलग साइंटिस्ट आए, अलग अलग उन्होंने अलग अलग स्पेक्ट्रम निकाला। जैसे अगर हम लोग देखने जाए
तो सीरीज बना, अलग अलग सीरीज बना, जैसे लाइमन आए तो लाइमन ने अपना एक सीरीज बनाया, बाल्मर आए तो बाल्मर ने अपना एक सीरीज बनाया, पेस्चन आए, उसके बाद पीफंड है, ब्रैकेट है, बहुत सारे अगर तुम देखने जाओगे, हाइजनबर्ग है, तो अपना अपना उन्होंने सीरीज बनाया। तो जनरली जो लाइमन थे वो यूवी सीरीज बनाया उन्होंने, बाल्मर अपना विजिबल सीरीज, पेस्चन तुम्हारा इंफ्रारेड। ओके, सो लाइमन के लिए क्या है भाई, लाइमन के लिए है कि भाई तुम्हारा जो एन है ना, मतलब एन यहाँ पे फिक्स्ड होता है, यहाँ पे एन फिक्स्ड होता है। तो लाइमन के लिए अगर हम लोग एन देखने जाएं तो लाइमन के लिए एन का जो वैल्यू है वो 1 है, मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप करे बट कहां पे जंप करेगा, 1 पे जंप करेगा, मतलब यहां पे एन फिक्स्ड है। ओके, अगर 2 से 1 पे जंप कर रहा है तो भी तुम्हारा लाइमन, मतलब तुमको अल्ट्रावायलेट रे मिलेगा। अगर 3 से 1 पे जंप कर रहा है तो भी तुमको अल्ट्रावायलेट मिलेगा। 4 से जंप कर रहा है, 5 से जंप कर रहा है, कहीं से भी जंप कर रहा है तुमको अल्ट्रावायलेट मिलेगा, एंड दैट इज योर लाइमन सीरीज। बाल्मर सीरीज क्या है भाई, कहां से, उनके लिए एन फिक्स्ड है, यहां पे एन कितना है, एन का वैल्यू यहां पे 2 है, उनके लिए एन फिक्स्ड है कितना, 2। कहीं से भी जंप करे, 3 से जंप करेगा 2 पे तो भी तुमको विजिबल, 4 से जंप करेगा 2 पे, 5 से जंप करेगा 2 पे, 6 से इंफिनिटी से भी अगर जंप करेगा 2 पे जंप करेगा तो भी तुमको वो विजिबल लाइट ही मिलेगा। ओके, और उसको ही बाल्मर सीरीज दिया गया। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना अलग अलग सीरीज निकाला, ऐसा अलग अलग खोज किया, तो उसके उन साइंटिस्ट के नाम पे उनका सीरीज का नाम रखा गया। जैसे लाइमन है, बाल्मर है, पेस्चन है, पीफंड है, ब्रैकेट है, इसके बाद हाइजनबर्ग है अगर हम लोग देखने जाए आगे तक। पेस्चन का एन फिक्स था, पेस्चन का एन क्या था, दैट इज 3। भाई कहीं से भी आए बट कहां पे आना चाहिए, 3 पे आना चाहिए, कहीं से भी आए बट कहां पे आना चाहिए, 3 पे आना चाहिए ऐसा। तो 4 से 3 पे आए, 5 से 3 पे आए, 6 से 3 पे आए, 7 से 3 पे आए, कहीं से भी आए 3 पे आना चाहिए, ये चीज का ये है। ओके, पीफंड के लिए N4 हो जाएगा ऐसा, ब्रैकेट के लिए N5 हो जाएगा, तो ऐसा हमारे पास बाकी भी सीरीज है। क्लियर, बात में आ रही है। तो अब ये जो चीज है ना, ये चीज यहां से, ये फॉर्मूले से, ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया भाई, क्योंकि वहां पे एन फिक्स्ड है। अब मान लो कि अगर मेरे को मैं समझ लो पी फंड के लिए सॉल्व कर रहा हूं, ओके, या फिर मान लो कि मैं लाइमन के लिए सॉल्व कर रहा हूं, तो एन का वैल्यू 1 है, एन का वैल्यू यहां पे 1 डाल दो। अब 2 से जंप कर रहा है तो यहां पे मैं 2 डाल दूंगा तो 1/4। आर एच का वैल्यू अपने को पता है, सारा चीज कैलकुलेट करो, तुमको वेवलेंथ मिल जाएगा, यस और नो, तो तुमको समझ में आ जाएगा कि भाई कौन सा कैटेगरी का वेवलेंथ है, वो यूवी है कि विजिबल है, यस और नो। तो ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं बहुत काम का है ये सीरीज कैलकुलेट करने में, तो सब लोग ने उसका मदद लेके अपना अपना सीरीज खोजा। क्लियर, बात सुनना आ गई एवरीवन, पक्का। चलो नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल। ओके, अब क्या लिमिटेशंस थे बोर के, और उसके बाद कहानी आ गई तुम्हारी मॉडर्न एटॉमिक थियरी पे। बोर ने कहीं ना कहीं बहुत बड़ा काम किया है, तो ज्यादा कुछ लिमिटेशंस नहीं थे इनके। इनका सबसे बेहतरीन बोलते ना, बेहतरीन मतलब सबसे एक बेसिक लिमिटेशन हो गया कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम अदर देन हाइड्रोजन। मतलब इन्होंने सिर्फ हाइड्रोजन की ही कहानी बताई। ये जो लाइन स्पेक्ट्रम हम लोगों ने देखा ना, ये जो कहानी है ना, ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए ही प्रूफ हुआ, और कोई मेटल के लिए या फिर और कोई एलिमेंट के लिए प्रूफ नहीं हो पाया। ऐसा नहीं कि उनके पास अपना खुद का लाइट स्पेक्ट्रम नहीं था, है ऑब्वियसली उनका खुद का एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, लाइन स्पेक्ट्रम है, बट वो सिर्फ हाइड्रोजन के लिए ही प्रूफ कर पाया ऐसा। सेकेंड चीज, द इंटेंसिटी ऑफ द एमिशन लाइन सीम टू बी डिफर फ्रॉम लाइन टू लाइन एंड द बोर मॉडल हैड नो एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। अब भाई कहानी ये है कि ये एक ही वेव में से निकल रहे थे, मतलब रेड, ब्लू, ग्रीन, ये एक ही वेव में से निकल रहे थे, तो भी इनकी जो इंटेंसिटी है वो अलग अलग आ रही थी। जब एक ही वेव में से निकल रहे हैं तो भी इनकी इंटेंसिटी अलग अलग आ रही है, ये क्या कारण से आ रही थी, ये चीज बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो ये भी उनका एक ड्रॉबैक्स है। एंड द थर्ड इज ओवरऑल द मॉडल वाज नॉट दैट सेटिस्फैक्टरी। ओके, मतलब जो मॉडल था वो ऑन पेपर तो बहुत अच्छा लग रहा था, थियोरेटिकली बहुत अच्छा चल रहा था, बट एक्सप्लेनेशन के हिसाब से उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा बाकी साइंटिस्ट को, बाकी ग्रुप्स को, तो उन्होंने इसलिए उतना मॉडल को एक्सेप्ट नहीं किया गया। और इसके बाद कहानी आती है तुम्हारी मॉडर्न एटॉमिक थियरी, तुम्हारा 4 जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, जो भी तुम्हारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो भी क्वांटम नंबर के ऊपर डिसाइड होता है, जो केमिस्ट्री में तुमने पढ़ा है बेसिकली, फिजिक्स में यहीं तक ये है। ओके, फिजिक्स में सिर्फ तुमको ड्रॉबैक्स ऑफ बोर मॉडल ही मिलेगा, इसके आगे की जो भी कहानी है वो सारी केमिस्ट्री में है, याद रखना। ओके, हाइजेनबर्ग इक्वेशन, तुम्हारा जो भी स्पिन क्वांटम नंबर है, अजीमुथल क्वांटम नंबर है, तुम्हारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जो भी क्वांटम नंबर की कहानी है वो तुमको वहां मिलेगा। ओके, चलो नेक्स्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ओके, नेक्स्ट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ओके, डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन क्या है देखो जरा। अब कहीं ना कहीं डी ब्रॉगली ने अपना कहानी कैसे, एक मिनट, वो स्क्रीन वापस चालू कर लेता हूं। 12th फिजिक्स 15 चैप्टर। ओके, तो कहीं ना कहीं डी ब्रॉगली ने अपना एक्सप्लेनेशन दिया।
अब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि भाई जो तुम एटम को, ओके, जो इलेक्ट्रॉन को एज अ पार्टिकल देख रहे हो उसको एज अ वेव देखो। अब ये चीज हम लोग ने ऑलरेडी प्रूव कर दी ड्यूअल नेचर में। जब हम ड्यूअल नेचर पढ़ रहे थे तो ऑलरेडी हम लोग ने कहानी बता दी कि इलेक्ट्रॉन हैज अ टू नेचर। इलेक्ट्रॉन के पास पार्टिकल नेचर भी है, मतलब वो एक पार्टिकल भी है, एज वेल एज इट हैज वेव ऑल्सो। इट हैज, उसके पास वेव भी है, कहीं ना कहीं उसके पास वेव नेचर भी है। तो पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी है। अब पार्टिकल नेचर से तुमने तो प्रूफ कर दिया, क्यों ना अगर मैं उसका वेव नेचर कंसीडर करूं तो डी ब्रॉगली ने वही चीज दिया। डी ब्रॉगली ने क्या किया, उसका वेव नेचर कंसीडर किया और उसका वेव एक्सप्लेनेशन दिया। उन्होंने इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव कंसीडर करके उन्होंने तुम्हारा बोर का सेकंड पॉस्टुलेट्स उन्होंने प्रूफ किया। बोर का सेकंड पॉस्टुलेट्स उन्होंने प्रूफ किया बाय कंसीडरिंग द इलेक्ट्रॉन एज अ क्या कंसीडर किया उन्होंने, इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव कंसीडर किया। तो वही चीज हम लोग भी कंसीडर करेंगे। चलो यहां पे तो डी ब्रॉगली का एक्सप्लेनेशन क्या था भाई, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि कंसीडर करो इलेक्ट्रॉन एज वेव। पार्टिकल तो तुमने मान लिया, अब उसको वेव की तरह कंसीडर करो। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि भाई ओके, जो तुम्हारा सरकमफरेंस है, ओके, अकॉर्डिंग टू द डी ब्रॉगली, डी ब्रॉगली the circumference of the orbit is integral multiple of wavelength। मतलब जो भी तुम वेवलेंथ कंसीडर कर रहे हो उसका जो भी सरकमफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, इज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। मतलब 1 लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट है तो फर्स्ट वाला ऑर्बिट बराबर होगा 1 लैम्बडा से, सेकंड वाला ऑर्बिट है, सेकंड वाला ऑर्बिट बराबर होगा 2 लैम्बडा से, ऐसा। ओके, तो सरकमफरेंस क्या ही होता है, सरकमफरेंस हमको पता है दैट इज 2 पाई आर विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब n लैम्बडा भाई 2 पाई आर इंटू n लैम्बडा। अब हम लोग कौन से रेडियस की बात कर रहे हैं, n रेडियस की बात कर रहे हैं। अगर पहला आ जाएगा तो यहाँ पे r1, दूसरा आएगा तो यहाँ पे r2, यस और नो। तो भाई 2 पाई आर कहीं ना कहीं बराबर होगा n लैम्बडा के। ये चीज हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, यस और नो। ओके, अब अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, ये चीज कहीं ना कहीं डी ब्रॉगली ने दी। ओके, ये चीज कहीं ना कहीं किसने दी, डी ब्रॉगली ने दी। अब मुझे पता है कि एंगुलर मोमेंटम की कहानी, और उन्होंने लैम्बडा को कहीं ना कहीं लीनियर मोमेंटम से रिलेट किया हुआ है। ऑल्सो वी नो दैट, अगर तुमको याद होगा तो उन्होंने एक कहानी दी है दैट इज लैम्बडा इज इक्वल्स टू h बाय पी, है ना। उन्होंने कहीं ना कहीं लैम्बडा, h और p को रिलेट किया है कि नहीं किया है। दिस इज योर डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोलते थे हम लोग, यस और नो। इसको हम लोग ने डुअल नेचर में पढ़ा था ये चीज, बाय लैम्बडा इज इक्वल्स टू h डिवाइड बाय p, वेयर h इज नथिंग बट अ प्लैंक कांस्टेंट। वेयर h क्या है तुम्हारा प्लैंक कांस्टेंट और p क्या है तुम्हारा लीनियर मोमेंटम, यस और नो। अब यहां से लैम्बडा अगर निकालने जाओ तो यहां से लैम्बडा क्या मिल जाएगा, दैट इज 2 पाई आर डिवाइड बाय एन। तो यहां पे पुट कर दो, दैट इज 2 पाई आर एन डिवाइड बाय एन। ये एन मल्टीप्लाई नहीं है, वो सिर्फ बता रहा है आर ऑफ एन इज इक्वल्स टू h बाय पी, है ना। अब यहां से p का वैल्यू निकालो, तो p का वैल्यू अगर तुम निकालोगे तो क्या मिलेगा तुमको, यहां से p का वैल्यू क्या मिलेगा, दैट इज p इज इक्वल्स टू, p इधर आएगा बाकी सब इधर आ जाएगा, दैट इज NH बाय, ये यहां पे डिवाइड में चला जाएगा, दैट इज 2 पाई आर एन। आ गया p, यस और नो, दैट इज 2 पाई आर एन, हाँ या ना। ये कहानी कहीं ना कहीं तुमको लीनियर मोमेंटम की मिल गई भाई। लीनियर मोमेंटम क्या है, NH डिवाइड बाय 2 पाई आर एन। अब मुझे पता है भाई एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम की कहानी क्या थी, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, बट एंगुलर मोमेंटम is given by, that is L is equals to P into R, है ना, P into R। P का वैल्यू है यहां पे पुट कर दो, दैट इज NH बाय 2 पाई R इंटू R, R एट गेट कैंसल, यहां से एक R उड़ जाएगा, क्या मिलेगा,
दैट इज L इज इक्वल्स टू NH बाय 2 पाई, हाँ या ना? L किसके बराबर हो जाएगा? L बराबर हो जाएगा NH बाय 2 पाई के। और ये क्या ही है? ये तुम्हारा सेकेंड पोस्टुलेट है, किसका? बोर का। ओके, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रूव किया बोर का सेकेंड पोस्टुलेट्स बाय कंसीडरिंग द इलेक्ट्रॉन एज वेव। तो उन्होंने ये भी बोला कि भाई तुम लोग इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव भी कंसीडर कर सकते हो, और ये बहुत ज्यादा मदद हुआ बाकी चीजों, बाकी साइंटिस्ट लोग को और ज्यादा स्टडी करने के लिए, और ज्यादा क्वांटम में घुसने के लिए। ओके, तो ये बहुत बेहतरीन चीज था। उन्होंने बताया, उन्होंने बोला कि भाई तुम इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव कंसीडर करो, और उन्होंने प्रूव किया। उन्होंने क्या प्रूव किया? L इज इक्वल्स टू NH बाय 2 पाई। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द सेकंड पोस्टुलेट्स ऑफ बोर। बोर ने बोला था ना भाई इलेक्ट्रॉन उसी शेल में रिवॉल्व करेंगे जिस शेल का क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा? NH बाय 2 पाई के बराबर होगा। N इज नथिंग बट इंटीग्रल मल्टीपल, H इज नथिंग बट प्लैंक कांस्टेंट। तो उन्होंने ये कंसीडर करते हुए, इलेक्ट्रॉन एज अ वेव कंसीडर करते हुए, उन्होंने सेकंड पोस्टुलेट्स प्रूफ कर दिया। किसका? भाई बोर का। और ये बहुत बोलते हैं ना, एक रेवोल्यूशन वाला पार्ट हो गया। वहां पे बहुत लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया कि भाई सही है, और लोगों को बहुत मदद मिला इस चीज पे। क्लियर बात में आ गया? तो उन्होंने अपना एक छोटा सा रोल दिया था यहाँ पे, छोटा सा कहानी है एवरीवन। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड योर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यहाँ पे हम लोग ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम खत्म कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर से वी विल स्टार्ट विद स्ट्रक्चर, चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, एक पार्ट खत्म हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर से वी विल स्टार्ट विद स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई। तुम्हारे न्यूक्लियस के अंदर की कहानी सारा देखना चालू करेंगे हम लोग। क्लियर बात में आ गया एवरीवन? चलो, सो अगर वीडियो यहां तक देख लिया तो वीडियो को क्या करना है? लाइक कर देना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बहुत सारा सा शेयर कर देना। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।